वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने अव्ययी भाव समास के 6 अर्थों के बारे में पढ़ा, जो आपके सिलेबस में पहला जो अर्थ था विभक्ति अर्थ में आदि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है अर्थात अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे पदों का विग्रह करते समय आपको उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाकर बाद में इति पद लिखना है। ऐसे ही पहले जो कल अव्ययी भाव समास कराया था उसके बारे में देखते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। देखिए, अव्ययी भाव समास का पहला जो अर्थ बताया था आपके लिए विभक्ति अर्थ। कौन सा अर्थ बताया था? विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास अतः आदि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अतः आदि उपसर्ग युक्त पदों का जब हम विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन लगानी है और बाद में इति पद लिखना है। जैसे अधि हरि, तो पूर्व पद अधि है और हरि उत्तर पद है, तो पूर्व पद में आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन लगानी है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? हरऊ, और बाद में कौन सा पद लिखना है? इति। ऐसे अगला जो अर्थ बताया था, अगला जो अर्थ है वो है समीप अर्थ में। समीप अर्थ में, समीप अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग किया जाता है। उपअव्यय का प्रयोग किया जाता है अर्थात उपअव्यय युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में अतः उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं और बाद में समीपम पद लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में उपरामम रामस्य समीपम, रामस्य समीपम। अगला जो अर्थ था वो है बीप्सा अर्थ में। बीप्सा अर्थ में बीप्सा का अर्थ होता है 2 बार, अर्थात इस बीप्सा अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किस अव्यय का किया जाता है? प्रति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और विग्रह करते समय उत्तर पद को 2 बार लिखा जाता है और बाद में प्रति शब्द लिख दिया जाता है। उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन अथवा सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रति दिनम, दिनम, दिनम प्रति। अगला जो अर्थ है अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में निरअव्यय का प्रयोग किया जाता है। किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? निरअव्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे निरअव्यय युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन अथवा बहुवचन का प्रयोग करते हैं और अभाव पद बाद में लिख दिया जाता है। जैसे निरे मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिकाणाम अभाव है। अगला जो अर्थ है वो है अनतिक्रम में। अनतिक्रम अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है अतः यथा अव्यय युक्त समस्त पदों का जब विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है और बाद में अनतिक्रम पद लिख दिया जाता है। जैसे यथा शक्ति, शक्तिम अनति क्रम में, शक्तिम अनति क्रम। अगला जो अर्थ है वो है योग्यता अर्थ में। योग्यता अर्थ में, योग्यता अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है। किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है। अतः अनुअव्यय युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुरसम,
तो इसका जो विग्रह होगा रसस्य योग्यम, योग्यम पद बाद में लिख दिया जाता है। इस प्रकार आपके जो सिलेबस में अव्ययभाव समास के केवल 6 अर्थ आपको दे रखे। ये तो वह इनके समस्त पद जो दे रखे हैं उनका समास विग्रह है। तो आपको समास विग्रह भी दिया जा सकता है, उसका समस्त पद आपको बनाना होगा, और यदि आपके लिए समस्त पद दिए रखा है उसका आपको समास विग्रह करना होता है। अब इससे जो अगला समास है वो है कर्मधारय समास। देखिए इससे अगला जो समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हो। आपके जो सिलेबस में वैसे तो 4 भेद हैं समास के, वे पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ये भेद है कर्मधारय समास। तो जैसा कि भेदों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। ये कर्मधारय समास यदा तत्पुरुष समासस्य द्वयो पदयो एक समान विभक्ति भवति से समानाधिकरण समासः इति कथ्यते। अयम एव समासः कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है नामना ज्ञायते। अब देखिए यदा तत्पुरुष समासस्य द्वयो पदयो एक समान विभक्ति भवति से समानाधिकरण तत्पुरुष से समानाधिकरण समास इति कथ्यते। अयम एव समास है कर्मधारय समास नामना ज्ञायते। अर्थात जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक समान विभक्ति होती है, अर्थात एक ही विभक्ति होती है, पूर्व पद में और उत्तर पद में एक समान विभक्ति होती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। और इस समास को ही कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। देख जैसे नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम इति। अब देखिए नीलम जो पद है ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद है, और उत्पलम उत्तर पद है। ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। अब नीलम जो पद है इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और उत्पलम जो पद है इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अतः वह समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में एक समान विभक्ति हो वह समास समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। अतः समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए नीलम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और उत्पलम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अर्थात दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, वह समास समानाधिकरण अर्थात कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में पूर्व पद
समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेष्य होता है। देखिए, कर्मधारय समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण होगा अर्थात वे शब्द वे पद जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अर्थात तो उत्तर पद विशेष क्या होता है? विशेष्य होता है। अर्थात संज्ञा सर्वनाम ही क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। अब देखिए, समस्त पद के लिंग का निर्धारण, समस्त पद के लिंग का निर्धारण विशेष्य के अनुसार किया जाता है। अब देखिए, इसमें समस्त पद जो निर्मित होगा उसके लिंग का निर्धारण आपको किसके अनुसार करना है? विशेष्य के अनुसार करना है। किसके अनुसार करना है? विशेष्य के अनुसार करना है। इसमें समस्त पद के लिंग का निर्धारण विशेष्य के अनुसार करना है। अर्थात विशेष्य यदि पुल्लिंग का है तो समस्त पद भी पुल्लिंग में निर्मित होगा, और यदि विशेष नपुंसक लिंग में है तो समस्त पद नपुंसक लिंग में निर्मित होगा। अब देखिए, इस समास से युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो पुल्लिंग में चे असौ पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में चे असौ लगाते हैं, और नपुंसक लिंग में चे तद लगाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, कृष्ण सर्प है। अब देखिए, कृष्ण सर्प है। सर्प कैसा है? कृष्ण है, काला है। तो सर्प पद की यहां विशेषता कौन सा पद बतला रहा है? कृष्ण है। कृष्ण बतला रहा है तो अर्थात सर्प क्या हुआ? या विशेष हुआ। क्या हुआ? विशेष। अब विशेष अर्थात संज्ञा और सर्वनाम अंतर्गत आते हैं। सर्प एक जाति है, एक वर्ग है, तो इसका क्या ये सर्प पद की जो विशेषता कौन सा पद बतला रहा है? कृष्ण अर्थात काला। सर्प कैसा है? काला है। तो कृष्ण क्या हुआ? यहाँ विशेषण। क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब जब हम इनका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। ये तो समस्त पद है अर्थात समास है, इसका हम विग्रह करेंगे तो इसके अनुसार अब देखिए, ये जो समस्त पद है कौन सी लिंग में है? पुल्लिंग में है। अतः विशेष कौन सी लिंग में है? इसमें पुल्लिंग में है। तो इसमें हम विग्रह दो प्रकार से करते हैं कर्मधारय समास में। एक तो कृष्ण है, सर्प है इति, बाद में इति पद लिखना है। कृष्ण है, सर्प है इति। अब देखिए, कृष्ण में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और सर्प है में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो दोनों पदों में समान विभक्ति है, इसलिए इसमें कर्मधारय अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। अब देखिए, और जो दूसरा प्रकार है इसका, कृष्ण है, चे असौ, सर्प है, इस प्रकार हम भी इसका समास विग्रह कर सकते हैं। अतः इस कर्मधारय युक्त तो
समस्त पदों का जब विग्रह करते हैं, एक तो सामान्य रूप से कृष्ण है सर्पयति, इस प्रकार भी कर सकते हैं, कृष्ण है च असौ सर्प है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब देखिए कर्मधारय समास के आपके जो सिलेबस में 4 भेद दे रखे हैं, विशेषण, विशेष बहुलम, उपमानोपमेय कर्मधारय, उपमानोत्तर पद कर्मधारय और अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। तो इससे आगे अब कर्मधारय समास का अगला भेद पढ़ते हैं। अब देखिए कर्मधारय समास का जो आपके सिलेबस में पहला जो भेद है विशेषण, विशेष कर्मधारय, अर्थात जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि विशेषण विशेष कर्मधारय, अर्थात इस समास में पहला पद विशेषण होगा अर्थात पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष होगा। और आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि उत्तर पद विशेष जो जिस लिंग का होगा, यदि उत्तर पद पुल्लिंग का है तो समस्त पद का जो निर्माण किया जाएगा अर्थात समास जो किया जाएगा पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में किया जाएगा, नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग में ही किया जाएगा। जैसे विग्रह और समास हो, आपको विग्रह दिया जाएगा उसके बाद में आपको समास करना है। सुंदर है, बालक है इति। एक तो इस प्रकार आप इनका विग्रह कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस प्रकार भी विग्रह कर सकते हो और इस प्रकार भी कर सकते हो, सुंदर है चे असौ बालक है इति, इस प्रकार भी कर सकते हो। अब देखिए ये तो विग्रह दे रखा है, ये क्या है, पूर्व पद है, पीपी का मतलब पूर्व पद और उत्तर यूपी का मतलब उत्तर पद। अब देखिए सुंदर है, बालक है इति। अब बालक क्या है, कोई संज्ञा है, अरे संज्ञा है ना बालक, तो बालक पद की विशेषता कौन सा पद बतला रहा है यहाँ, बालक कैसा है, सुंदर है, कैसा है बालक, सुंदर है। तो बालक तो है विशेष, क्या है विशेष, और सुंदर है ये है विशेषण, क्या है विशेषण। अब हमें इसका क्या करना है, समास बनाना था, समस्त पद बनाना है। तो इसमें और यह आपको ध्यान रखना है कि सुंदर में भी प्रथमा विभक्ति है और बालक में भी प्रथमा विभक्ति है। अब देखिए जब हम इसका समास बनाएंगे अर्थात समस्त पद बनाएंगे तो इसके मध्य में जो विभक्ति है उसका क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा और समस्त पद जो बनेगा सुंदर बालक है, क्योंकि विशेष जो है ये पुल्लिंग का है। विशेष आपको देखना है कौन सी लिंग का है, बालक है जो पद है कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है। इसलिए समस्त पद अर्थात समास जो बनेगा वो कौन से लिंग में बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा। जैसे और नपुंसक लिंग का देखते हैं, नीलम उत्पलम इति, नीलम उत्पलम इति। अब देखिए नीलम क्या है, पूर्व पद है और उत्पलम उत्तर पद है। अर्थात उत्पलम, उत्पल कहा जाता है कमल को, किसको कहा जाता है, कमल को। और नीलम, कमल कैसा है, नीला है, नीलम माने नीला, उत्पलम माने कमल, कमल कैसा है अर्थात उत्पल कैसा है, नीला है। तो उत्पल पद की विशेषता कौन सा पद बतला रहा है, नीलम, अर्थात ये होगा विशेष और ये विशेषण, ये क्या है विशेषण, क्या है विशेषण। अब देखिए विशेष क्या है, विशेष किस लिंग में है, ये भी नपुंसक लिंग, वो नीलम भी नपुंसक लिंग में है और उत्पलम भी नपुंसक लिंग में है। तो समस्त पद का जो लिंग का निर्धारण किया जाता है वो किसके अनुसार किया जाता है, विशेष के अनुसार किया जाता है। अब देखिए विशेष किस लिंग में है, नपुंसक लिंग में है, तो समस्त पद का निर्माण भी नपुंसक लिंग में होगा। तो सामासिक पद जो बनेगा क्या बनेगा, नीलोत्पलम। अब देखिए संधि
यह कराते समय आपको बताया था संधि कार्य जो किया जाता है 3 प्रसंगों में किया जाता है। कितने प्रसंगों में किया जाता है? 3 प्रसंगों में किया जाता है। अब देखिए, यदि समास में संधि कार्य हो रहा हो समस्त पद बनाते समय तो हमें वहां संधि कार्य अवश्य करना चाहिए। तो यहां संधि कार्य हुआ है, यहां नीलम उत्पलम, तो यहां क्या हुआ है? संधि कार्य हुआ है। इसलिए यहां आपको संधि पढ़ाते समय आपको बताया गया था। अब देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक है, पुरुष है इति, और इनका हम विग्रह इस प्रकार भी कर सकते हैं। एक है चे असौ पुरुष है इति, जो आपको दूसरा तरीका बताया गया था। इस प्रकार इस नीलम उत्पलम का इस प्रकार भी कर सकते हैं, नीलम चे तद उत्पलम। अब देखिए एक है, पुरुष है इति। अब देखिए पुरुष कितने हैं? एक है अर्थात एक है। पुरुष शब्द की विशेषता कौन सा पद बता रहा है? एक है। तो ये क्या हुआ? विशेष हुआ। पुरुष है क्या है? विशेष है। और एक है क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अब आपको ये देखना है, ये जो विशेष है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, कौन सी लिंग में? पुल्लिंग में है, तो समस्त पद भी पुल्लिंग में बनेगा। एक पुरुष है, क्या बनेगा? एक पुरुष है। अब कृष्ण सर्प है। अब देखिए, यदि आपके लिए समस्त पद दिया जाए, समस्त पद दिया जाए और उसका आपको समास विग्रह करना हो, उसको आपको समास विग्रह करना हो, अब देखिए पहला जो है कृष्ण सर्प है, यह क्या है? समस्त पद अर्थात समास है। इनका आपको क्या करना है? विग्रह करना है। दूसरा है, अगला है शैलोन्नत है। अब देखिए इनका जब हम विग्रह करेंगे तो ये आपको ये देखना है कि ये जो विशेष है कौन सी लिंग में है? पुल्लिंग में है। कौन सी लिंग में? पुल्लिंग में। अरे सर्प है जो पद है ये पुल्लिंग का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कृष्ण है, सर्प है इति। कृष्ण सर्प का समास विग्रह क्या होगा? कृष्ण है, सर्प है इति। अब देखिए और जो उदाहरण है, वीर पुरुष है, रक्त कमलम। अब देखिए इनका हमें क्या करना है? समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह करना। अब देखिए पुरुष है जो पद है पुल्लिंग का है, तो ये भी निश्चित है कि पूर्व पद भी क्या होगा? पुल्लिंग का ही होगा। तो समास विग्रह क्या होगा? वीर है, पुरुष है, वीर है, पुरुष है इति। ऐसे रक्त कमलम, कमल कैसा है? रक्ता अर्थात लाल है। कमल कैसे रंग का है? लाल है। तो कमल पद की कौन सा पद विशेषता बता रहा है? रक्त बता रहा है। तो रक्त क्या है? विशेषण है। और कमलम क्या है? विशेष है। तो समस्त पद किस में बनना? नपुंसक लिंग में। तो विग्रह जो होगा रक्तमो कमलमो इति। क्या होगा इसका विग्रह? रक्तमो कमलमो इति। इसके जो अन्य उदाहरण है वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे पीतांबरम, परम पुरुष है, महाराज है, महाराज है, दीर्घ रज्जु। अब देखिए इनका हमें क्या करना है? विग्रह करना है। क्या करना है? विग्रह करना है। तो इनका जब हम विग्रह करेंगे, आपको जो उत्तर पद जो दे रखा है ये क्या है? विशेष है। विशेष की क्या देखनी है? लिंग देखनी है आपको। जो अम्बरम जो पद है किस लिंग का है? नपुंसक लिंग का है। तो इसका जो विग्रह होगा पीतम अम्बरम इति। क्या होगा? पीतम अम्बरम इति। ऐसे ही परम पुरुष है,
ये जो विशेष है पुल्लिंग का है, परमेह पुरुष है इति। दूसरा अभी तरीका आपके लिए बताया गया था कि पीताम्बरम, तो इसका हम विग्रह इस प्रकार भी कर सकते हैं, पीतम चे तद अम्बरम इति, और इसका परमेह चे असौ पुरुष है इति। ऐसे ही महाराज है, महान चे असौ राज हो इति। दीर्घ रज्जु, दीर्घहा रज्जु इति। इस प्रकार ये कर्मधारय समास का पहला जो भेद है, विशेषण विशेष कर्मधारय। आइए इसे पुनः देखते हैं। देखिए ये है विग्रह और ये समास तथा समस्त पद। पहला है सुंदर है बालक है इति। इसका हमें क्या बनाना है, सुंदर बालक है। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष कर्मधारय में आपको तो यह निश्चित है कि पूर्व पद जो होगा विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा, विशेष होगा। विशेष होगा अर्थात विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बदलाने वाले पद होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, अर्थात विशेष तथा संज्ञा सर्वनाम। देखिए सुंदर बालक है, तो बालक पद की यहाँ विशेषता जो पद बतला रहा है कौन सा बता, सुंदर है। बालक कैसा है, सुंदर है, तो इसका समस्त पद अर्थात समास जो होगा सुंदर बालक है। अर्थात तो जब हम इनका समास बनाएंगे अर्थात समस्त पद बनाएंगे तो इनके मध्य में जो विभक्ति आदि लगी हो उसका क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। अब है अगला नीलम उत्पलम इति। तो समस्त पद क्या बनेगा, नीलोत पलम। ऐसे एक है पुरुष है इति, एक पुरुष है। ऐसे ही अगला है कृष्ण सर्प है इति, कृष्ण सर्प है। अगला वीर है पुरुष है इति, वीर पुरुष है। जैसे रक्त कमलम, रक्तम कमलम इति। ऐसे ही अगले जो अन्य उदाहरण है ये समस्त पद अर्थात समास दे रखे हैं, इनका आपको क्या करना है, विग्रह करना है। विग्रह करते समय आपको यह देखना है जो विशेष है वो किस लिंग का है, पुल्लिंग का है अथवा नपुंसक लिंग का है, तो उसी के अनुसार आपको विशेषण में वही लिंग, उसी लिंग का प्रयोग करना है। जैसे पीताम्बरम, पीतम अम्बरम इति। एक तरीका और बताया था आपके लिए कि इसका हम दूसरे प्रकार से भी विग्रह कर सकते हैं कि पुल्लिंग में तो लगाएंगे चे असौ और नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में चे असौ और नपुंसक लिंग में चे तद का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीताम्बरम में पीतम अम्बरम इति। ऐसे परम पुरुष है, परमे है पुरुष है इति। जैसे महाराज है, महान चे असौ राजा, दीर्घ रज्जु दीर्घहा रज्जु इति। अब देखिए इससे जो अगला भेद है कर्मधारय समास का, उपमान उपमेय कर्मधारय, अब उसका अध्ययन करते हैं। देखिए अगला जो भेद है कर्मधारय समास का, उपमानो उपमेय कर्मधारय, उपमानो उपमेय कर्मधारय। अर्थात इस समास में पहला जो पद होगा तब पूर्व पद जो होगा वो होगा उपमान और उत्तर पद जो होगा उपमेय। अर्थात उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय। अब देखिए उपमान जो होता है जिससे उपमा की जावे वो तो होता है उपमान, और उपमेय जिसकी उपमा की जावे उसे कहा जाता है उपमेय। अब देखिए उपमेय उपमान जो होता है वो होता है प्रसिद्ध, कोई प्रसिद्ध जैसे सूर्य है, चंद्रमा है। उपमेय जो होता है वो होता है अप्रसिद्ध। सबसे बड़ी पहचान इनकी ये है कि उपमान तो होता है प्रसिद्ध और उपमेय होता है अप्रसिद्ध। उदाहरण के रूप में सूर्य है, चंद्र है इत्यादि।
मुखमे श्यामहे इत्यादि। अब देखिए इसमें उपमान उपमेय कर्मधारय समास में पूर्व पद क्या होगा? उपमान होगा और उत्तर पद क्या होगा? उपमेय होगा। उपमान कहा जाता है जिससे उपमा की जावे अतः सूर्य चंद्र आदि, अर्थात उपमान जो होता है प्रसिद्ध होता है। उपमेय जिससे उपमा की जावे अतः मुख श्याम आदि, ये अतः उपमेय जो होता है अप्रसिद्ध होता है। और उपमान उपमेय कर्मधारय समास युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। तो विग्रह करते हैं तो उपमान एवं उपमेय, पहले उपमान उसके बाद एव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद उपमेय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इनका विग्रह करते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में घने श्याम है। देखिए उदाहरण के रूप में देखते हैं घन श्याम है। अब देखिए जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आपको ये देखना है ये घन कैसा है? घन अर्थात बादल, अर्थात बादल कैसा है? श्याम है, काला है। तो इस बादल की उपमा किसको दी गई है? श्याम को देगा था। श्याम जो है अतः बादल जो कैसा है? काला है। अतः घने क्या है? इसमें उपमान है। और श्यामे क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। तब हम इनका समास विग्रह जब करेंगे तो घने है उपमान के बाद में एव का प्रयोग किया जाता है। किसके बाद में? उपमान के बाद में एव का प्रयोग किया जाता है। घने है एवे श्याम है इति। घने है एव श्याम है इति, बादल के समान काला अथवा बादल के समान श्याम अथवा बादल जैसा श्याम। और अगला उदाहरण देखते हैं चंद्र मुखम। अब देखिए चंद्रमुखम अतः ये कहता चंद्रमा जैसा मुख, अतः चंद्रमा जैसा कोई मुख होता है क्या? तो इसको मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की दी गई। तो उपमान क्या है यहाँ? उपमान है चंद्रमा, चंद्र है। और उपमेय मुखम, मुखम उपमेय है। तो आपको जब ऐसे पदों का क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। और आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें प्रसिद्ध वस्तु कौन सी है? चंद्रमा है या मुख है? अरे मुख तो किसी का भी हो सकता है लेकिन चंद्रमा तो एक ही है। अतः प्रसिद्ध वस्तु कौन सी है यहाँ? इस सामासिक पद में चंद्रमुखम में चंद्रमा है। तो यह उपमान है और मुखम क्या है? उपमेय है। तो उपमान के बाद में एव का करना है। जैसे चंद्र है एव मुखम इति। ऐसे ही वज्र कठोरम, अगला शैलोन्नत है और कुसुमे कोमलम। अतः इनका अब हमें क्या करना है? विग्रह करना है। वज्र कठोरम, वज्र के समान कठोर। वज्रम क्या है? यहाँ उपमान है। और कठोरम क्या है? उपमेय है। तो इनका जब विग्रह करेंगे वज्रम एव कठोरम इति, वज्रम एव कठोरम इति। अगला है शैलोन्नत है। शैल कहा जाता है पर्वत को, पहाड़ को। उन्नत है माने ऊंचा। तो प्रसिद्ध, अब देखिए प्रसिद्ध क्या है? पर्वत है। और पर्वत के समान, पर्वत जैसा उन्नत है माने ऊंचा। तो शैल है एव उन्नत हो इति। क्या होगा इसका समास विग्रह?
शैलेः एव उन्नतेः इति। अब देखिए अगला है कुसुम कोमलम। इसका जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे। अब देखिए कुसुम कहा जाता है फूल अथवा पुष्प को, कोमलम माने कोमल, अतः कुसुम जो है यह उपमान है, कोमलम क्या है, उपमेय है। तो उपमान के बाद में कुसुमम, कुसुमम एव कोमलम इति, ये हो गया इसका समास विग्रह। अब देखिए हम इसको पुनः देखते हैं। उपमानो उपमेय कर्मधारय, उपमान उपमेय कर्मधारय, अर्थात जैसा कि नाम से पता चलता है कि पूर्व पद जो होगा इसमें उपमान होगा और उत्तर पद क्या होगा, उपमेय होगा। तो उस समास को उपमान उपमेय कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें पूर्व पद होता है उपमान और उत्तर पद होता है उपमेय। उपमान कहा जाता है जिससे उपमा की जावे, जैसे सूर्य चंद्रमा इत्यादि, और उपमेय जिसकी उपमा की जावे, मुखम श्यामय आदि। अतः उपमान जो होता है वो प्रसिद्ध होता है और उपमेय जो होता है वो अप्रसिद्ध होता है। अतः उपमान उपमेय कर्मधारय समास के समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उपमान के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, एव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में उपमेय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में घन श्याम है, तो घन में उपमान क्या है, घन, श्याम है क्या है, उपमेय है। तो उपमान के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, एव का, घने है एव श्याम है इति, और बाद में इति पद लिख दिया जाता है। जैसे चंद्रमुखम, चंद्र है एव मुखम इति। अगला है वज्र कठोरम, वज्रम, वज्रम एव कठोरम इति। ऐसे शैलोन्नत है, शैल है एव उन्नत है, अर्थात शैल पर्वत एवं मान जैसा या समान, उन्नत है ऊंचा, पर्वत जैसा ऊंचा। अब है कुसुम कोमलम, कुसुम है उपमान और कोमलम क्या है, उपमेय है। तो इसका जो विग्रह होगा कुसुमम एवं कोमलम इति। अब देखिए कर्मधारय समास के दो भेद हो चुके हैं। अगला जो भेद है उपमानोत्तर पद कर्मधारय और अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय, इनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।